जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है जीके जीएस का सीरीज लेकर आए हैं। तो आइए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सभी फैक्ट को देखेंगे। तो मैं दया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सविध्या MCQ 2.0 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो इस तरह से है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तब भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था जबकि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि उस समय जो है भारत का वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। और जब यह फांसी दी गई थी तो वह तारीख आपको भी याद रखना चाहिए दोस्तों। वह तारीख थी 1931। कितना थी? 1931 को फांसी दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और इसका जो लॉर्ड इरविन का शासनकाल था वह शासनकाल दोस्तों वो 1926 से लेकर 1931 तक चला था। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसी में जो है 11 सूत्रीय मांग जो किया था, इसी में ये जो है क्लियर रूप से महात्मा गांधी नहीं बता पाए थे कि जो भी हमारे सेना ये जेल में है उन्हें बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने ये जो है दोस्तों शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी मिला था, ये जो एक सार्डन केस हत्याकांड में सार्डन का जो मर्डर हुआ था उसी के आरोप में सार्डस का जो हत्या हुआ था इसी के हत्या के आरोप में इस सबको फांसी मिला था। किसके हत्या के आरोप में? सार्डस की हत्या के आरोप में इन तीनों को फांसी मिला था। और ये तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया। किसमें? लाहौर के षड्यंत्र में। लाहौर के षड्यंत्र था उसी में जो इन तीनों को फांसी दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक आपको दोस्तों पता होगा कि ब्रह्म समाज का, अगर दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट में भी इसका उत्तर देते जाइए, जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगा और आप पूरा वीडियो आसानी से देख सकते हैं और आपको याद भी रहेगा। तो देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज का संस्थापक आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें जो है ये ब्रह्म समाज का स्थापना जो किया था ये 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ में किया था दोस्तों? तो कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 कोलकाता में किया गया था। उसके बाद ये इसमें ये चीज़ बात होता है कि जब राजा राम मोहन राय के बाद इसका संचालन जो करता है एक देवेंद्रनाथ टैगोर ने करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं दोस्तों, देवेंद्र, इसमें याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक प्रार्थना समाज का संस्थापक होता है। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो होता है वह आत्माराम पांडुरंग एवं MG रनाडे थे। ये दोनों मिलकर MG रनाडे ये दोनों मिलकर जो एक प्रार्थना समाज की स्थापना करता है। इसके साथ इसको भी याद रखना है। आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। आइए आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ये गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, लव कुश। क्या याद रखना है? लव कुश। लो से लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था और कुश से कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो आपको याद रखना है कि लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में अगर बात करें तो वह तो 563 ईसा पूर्व में जन्म इसका हुआ था। और इसका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसकी मृत्यु 483 BC में हो गया था। और 563 BC में जो इसका जन्म हुआ था, 483 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को क्या कहा जाता है दोस्तों?
महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो आपको पता होगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष को कहा जाता है। अश्वघोष को जो है इस बुद्ध धर्म में वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। अश्वघोष को वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है। और बुद्ध चरित्र को बुद्ध धर्म में रामायण माना जाता है। क्या रामायण माना जाता है बुद्ध धर्म में ये बुद्ध चरित्र को, और इसका वाल्मीकि अश्वघोष को जाना जाता है। इस तरह से इसका फैक्ट था। बुद्ध चरित्र का जो निर्माण किया अश्वघोष ने और विभिन्न प्रकार के पुस्तकें का जो है लिखी है, जिस तरह से ललित विस्तार होता है, सारी पत्र, प्रकरण, सौंदर्यानंद आदि पुस्तक जो इसने लिखा था। वसुमित्र एक आता है, वसुमित्र जो है ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वसुमित्र जो है दोस्तों महाविभास की रचना की थी। ये विभास सूत्र की पुस्तक लिखी थी, महाविभास सूत्र की पुस्तक लिखी थी वसुमित्र के द्वारा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी का जो निवासी था उसको जो दोस्तों इनमें से किसका ज्ञान नहीं था। तो उसको जो लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन का कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है दोस्तों, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ यह याद रखना है किस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ था। ऑप्शन याद नहीं रखना है बल्कि उसका आंसर याद रखना है। तो लोहा धातु का ज्ञान इसको नहीं हुआ था। लोहा धातु का ज्ञान इसको नहीं हुआ था। अगर इसके आगे की बात करते हैं तो इसमें लोहा का ज्ञान ऋग्वेद काल में होता है। लोहा का ज्ञान कब होता है? ऋग्वेदिक काल जब होता है तो उस समय लोहा का ज्ञान होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ कर दिया था। तो दिल्ली का जो सुल्तान था वह कौन सुल्तान था जो कि घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट किया था। तो आपको पता होनी चाहिए कि वह जो है था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ ही इन्होंने सेना को नगद वेतन देने का स्टार्ट किया था। उसके बाद जो दोस्तों ये और काम किए थे, ये जो है अस्थाई सेना नगद वेतन के साथ साथ, और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान थे। ये उत्तर की ओर तो सभी आक्रमण करते थे लेकिन इन्होंने दक्षिण पर आक्रमण किया था। दक्षिण पर आक्रमण किया था, प्रथम सुल्तान था। दक्षिण पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। अगर राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। और कांची तमिलनाडु, ये जो है आपका ये कांची पल्लव वंश की राजधानी थी तमिलनाडु, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है डेक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह डेक्सनबर्ग जो पर्वत है ये किस देश का पर्वत है। तो ये आपका जो पर्वत हो जाएगा दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका संघ कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका संघ में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है थवाना नतेलियाना है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? थवाना नतेलियाना। अगला प्रश्न आपका अधिकतर भारतीय समूह से है। किस समूह से जो भारत में जो निवास कर रहा है, किस समूह से अधिकतर निवास कर रहा है दोस्तों? वो कर रहा है काकसियन। कौन से कर रहा है? काकेशियन समूह से निवास कर रहा है। भारत में अधिकतर किससे निवास कर रहा है? काकेशियन श्वेत प्रजाति। क्या होता है? काकेशियन श्वेत प्रजाति होता है। भारत की आबादी मिश्रित समूह है। नियोग्राइड समूह दक्षिण भारत में अधिक है। अगर नियोग्राइड की बात करें तो ये दक्षिण भारत में सबसे अधिक है। किस कहाँ है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे अधिक है। साउथ इंडिया में सबसे अधिक है और यह अधिकतर है काकसियन समूह।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबसे पहले हमारी यह पृथ्वी है और पृथ्वी पर यह भूमध्य रेखा है और यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो कहते हैं दोस्तों, वो आपको कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। ये जो है उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र आपका उष्णकटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगर ये बात करें कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये 23.5 डिग्री है इसी को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक गर्मी और वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होता है? तो सर्वाधिक गर्मी और वर्षा का अनुभव होता है। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी और वर्षा का अनुभव होता है। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ क्या पाया जाएगा? सर्वाधिक जैव विविधता पाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो यहाँ भूमध्य रेखा पर जो है जड़ी बूटी का निर्माण होता है, क्योंकि जैव विविधता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण होता है। समुद्र तट में जो किसके सहारे से कोहरे का निर्माण होता है? तो समुद्र तट के जो अभिवहन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अभिवहन के कारण जो है दोस्तों वो समुद्र तट में जो है कोहरे का निर्माण होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि कोहरे का निर्माण कैसे होता है, तो अभिवहन के कारण कोहरे का निर्माण होता है। उष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा के क्षैतिज संचरण जब होगा तो उसको अभिवहन कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन है? तो इनमें से आपको बताना कि सही अनुक्रम कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखिएगा तो चर्डिंग, सिपकी और मूलिंग, ये तीनों जो है सही क्रम में है। किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए ये क्रम है। चर्डिंग, सिपकी और मूलिंग। कौन है? चर्डिंग, सिपकिंग और मूलिंग। अगला सवाल आपका है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा की नदी जो सहायक नदी है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है दोस्तों वो आपका है सोन नदी। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी हो जाएगा। यह क्या है? उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सभी जो है वह जो है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत मुख्य फसल कौन है? शुष्क खेती के अंतर्गत जो होता है वो फसल आपका होता है दोस्तों बाजरा। क्या हो जाता है? शुष्क खेती के अंतर्गत बाजरा फसल होता है। कौन हो जाता है? बाजरा हो जाता है। गन्ना और गेहूं भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो दोस्तों होता है वह सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। वही अगर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो वो आपका जो होता है वो हो जाता है पंजाब में। सिर्फ गेहूं की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। ये जो है पंजाब में होता है। धान की बात करें तो धान के लिए आप बंगाल चले जाइए। बंगाल चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चावल खाता है। निम्नलिखित नदी समूह में किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ये जो इनमें से किस नदी का जो मानसरोवर झील के निकट होता है तो ये आपको बताना है। तो ये जो होता है दोस्तों वो आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये मानसरोवर के निकट जो होता है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र समुद्र से कितनी दूरी तक रहता है? ये जो होता है दोस्तों ये 200 समुद्री मील होता है। ये कितना होता है? 200 समुद्री मील होता है। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्य मार्गों में सबसे अधिक लंबाई है?
सबसे अधिक लंबाई जो है इनमें जो है दिया है, किसका सबसे अधिक लंबाई है, तो कोलकाता से हजीरा, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। कोलकाता से हजीरा जो है ये सर्वाधिक लंबाई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1949 किलोमीटर है। कितना है? 1949 किलोमीटर, 1949 किलोमीटर है, इसीलिए सर्वाधिक लंबाई कोलकाता और हजीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है? देशांतरीय विस्तार जो है तो हमारा भारत यहाँ पर हो जाता है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह आपका हो जाएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, क्योंकि हम लोग जो है पूर्व में है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह जो है उसमें जो है प्रवाल द्वीपों की संख्या पूछा जा रहा है, तो वो कितने हैं? तो उसमें जो कुल 12 है। कितने प्रवाल द्वीपों की संख्या? 12 है। कितने हैं? 12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी योर राइट आंसर। और लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप की बात करें तो वह 36 है। कुल द्वीप 36 है, लेकिन प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। इसको भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में केवल 10 द्वीप ही आबादी है, 10 द्वीप पर ही आबादी है। आबादी की बात करें, आबादी की तो 10 द्वीप पर है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति प्रधान होता है? हमारे देश में जो किसी राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो ये जो होता है दोस्तों कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान, वो राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य का कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद शामिल होता है। राज्यपालिका पद अनुच्छेद 153 में, कितना में? 153 में जो है दोस्तों इसका जो है राज्यपाल का जो है पद को जो है अधीन गठित किया गया है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, इसका उल्लेख 154 में निहित होती है। जो इसका उल्लेख जो है शक्ति का जो 154 में है, लेकिन इसका सीट जो है दोस्तों 153 अनुच्छेद में है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता अधिकार अभिव्यक्ति का जो किया है, अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये जो अभिव्यक्ति है हमारे, तो ये जो दोस्तों ये है उपयुक्त में से दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो है ये जो हमारे देश के भाग 3 में उपधर्म का अधिकार अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म में स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 से 28, अगर बात करें 25 से 28 में, तो इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध है। और अनुच्छेद 25 के अंतःकरण में स्वतंत्रता का उल्लेख है। वही 26 की बात करें तो 26 में धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध है, प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति कर के छूट का प्रावधान है। क्या है? 27 में उसका छूट का प्रावधान है। वही 28 की बात करें तो 28 राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त होता है। ये जो है नागरिकता संबंधित जो विधान बनाने का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो वह जो है अनुच्छेद कितना में है? इसका दोस्तों ऑप्शन ही बहुत गड़बड़ा गया है। संसद को है। किसी भी
नियम कानून को बनाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सांसद को है। किसको है? सांसद को। फिर अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ये बताना है कि पर्यावरण का संरक्षण जो है किस संविधान के अंतर्गत है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो दिया गया है दोस्तों वो आपका है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 48 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का जो है अनुच्छेद किस में उल्लिखित है? तो ये जो है 326 में दोस्तों वोट देने का अधिकार हम लोग को है। 326 अनुच्छेद के अंतर्गत है। पहले 21 वर्ष वोट देने का मतलब नियम था, लेकिन इसको 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। 1989 में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इन्होंने जो कहा है हृदय, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को जो है, ये अनुच्छेद 32 को जो दोस्तों संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होता है? तो ये जो होता है ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13, 251 और 254 के अंतर्गत। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो करता है दोस्तों वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री, विधि मंत्री जो थे वह भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है, इसको बताना आपको। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इनमें कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो इनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।